नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव है यूथ को सही डायरेक्शन और साथ में उसको सही मोटिवेशन देना, यानी कि एक प्रेरणा देना। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं नीलनिधि नंदेहा जी, और जाने माने चेहरा बन चुके हैं, एक पहचान बना चुके हैं, और खास तौर से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा अदर स्टेट में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आपने फर्स्ट रैंक प्राप्त कर 2019 की परीक्षा में जो भी सितंबर परिणाम आया है उसको अपने आप को सुरक्षित किया है, और डिप्टी कलेक्टर का पद नीलनिधि जी ने क्या किया है, इनको मिला है, प्राप्त हुआ है। तो नीलनिधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। थैंक यू सर, और डायलॉग मंच के जितने भी व्यूअर्स हैं सबको मेरा नमस्कार और जय जवाहर। जय जवाहर, जय जवाहर जी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में आपने बोला, बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में बात करना चाहेंगे आपसे बाद में कि छत्तीसगढ़ के थोड़ा लैंग्वेज बताइएगा, ये बड़ा अच्छा लगेगा। नीलनिधि जी, थोड़ा सा हम बात करें कि आपने जो तैयारी की, 2-3 बातें इसमें रहती है कि सिविल सर्विस का मूड कैसे बना कि इधर आना है, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या थी, थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफ कीजिए ताकि एस्पिरेंट्स को आपसे काफी। जी 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 सर, मेरी ग्रेजुएशन हुई है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से एनआईटी रायपुर से 2017 में। सिविल सर्विसेज का सर ऐसा कुछ था नहीं, फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड था नहीं, हमारे खानदान में कोई सिविल सर्वेंट रहा नहीं है, और मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी। तो इवन ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना ही था। ग्रेजुएशन तक भी मेरा डिसाइडेड नहीं था। इवन ग्रेजुएशन के 3-4 महीने तक भी मेरे को डिसाइडेड नहीं था। मैं तो बस देख रहा था कि नेक्स्ट क्या करना है, एमबीए कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, तो इन्हीं में चल रहा था। लेकिन उसी टाइम ऐसा हुआ था कि हमारे एक कॉमन फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड्स में ही किसी ने बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करी थी सीजीपीएससी में, और उन्हें डिप्टी कलेक्टर अलॉट हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं वो एक स्टार्टिंग पॉइंट बना कि ये भी एक अच्छा करियर वेंचर हो सकता है करके। तो वहीं से फिर सिविल सर्विसेज में मेरा इंटरेस्ट आया। यानी कि आपके परिवार से जिनका सिलेक्शन हुआ, उनको अच्छा रैंक मिला, तो आपके अंदर एक्सपीरियंस आया कि भाई हम लोग इसको प्रिपरेशन करते हैं, इसमें जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आज आप लोग भी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, इस पूरे इंटरव्यू को, तो आप भी नीलनिधि जी को अपना एक्सपीरियंस मान सकते हैं कि उनको पूरा आधार बनाकर, बेस बनाकर कि हाँ, उनको आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। नीलनिधि जी, एक अगला प्रश्न जो अक्सर एस्पिरेंट के मन में रहता है, पूछना भी चाहते हैं आपसे, काफी लोग पूछना भी चाहते थे कि पूरी प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि 3 स्टेजेस का एग्जाम होता है, प्री मेंस इंटरव्यू, क्या खास चैलेंज आपको लगा कि ये सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए था इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान, स्टार्टिंग डे से लेके और आज फर्स्ट रैंक तक लेकर हम बात करें, तो क्या मेन चैलेंज आपके सामने रहा? सर, चैलेंजेस तो जो स्टार्टिंग फेज में रहता है वो ये रहता है कि आपको कंपटीशन का आइडिया नहीं रहता। तो प्रीलिम्स जहां तक था, मेरा जो पहला प्रीलिम्स था उसमें उतना मैं यूज टू नहीं था, उतना अवेयर नहीं था पास्ट ईयर क्वेश्चन से। तो वही रीजन है कि मेरा प्रीलिम्स थोड़ा सा चूका था फर्स्ट अटेम्प्ट में। सर, मेंस में कहूंगा कि मैं थोड़ा सा नेचुरली गिफ्टेड कह सकते हैं, या फिर मुझे एक नेचुरली एक नैक था मेंस एग्जामिनेशन का कि कैसे आंसर्स लिखना है, तो उसमें मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ। फिर इंटरव्यू अचानक से नया था और 1 महीने के अंदर प्रिपेयर करना था, तो उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैं कहूंगा कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और इंटरव्यू ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ था। बाकी मेंस एग्जामिनेशन रिलेटिवली इजी आता था, मुझे नेचुरली आता था वो। ओके, यानी कि आपको जो टफ लगा, जो बैरियर लगा, वो प्री लगा और आपको इंटरव्यू लगा। जी, प्री के लिए अगर हम बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में जो टफ लगा उसी की बात करते हैं कि पहले टाइम में प्री भी नहीं निकला, और फिर जब निकला तो एकदम फर्स्ट रैंक निकला। तो जो प्री का बैरियर था, इस बैरियर को आपने कैसे क्रैक किया, इस बैरियर को कैसे आपने अगली स्ट्रेटेजी क्या बनाई जिससे बैरियर खत्म हो जाए? जी जी, सबसे पहले तो मैं लोग व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि जो सीजीपीएससी का जो एग्जामिनेशन का नेमिंग है उसके कारण थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे अगर 2018 पीएससी में कह रहा हूँ, तो वो 2018 में उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, 2019 फरवरी के आसपास उसका प्रीलिम्स होता है, और 2020 जनवरी तक उसकी मेरिट लिस्ट आती है। तो मैं इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से फॉलो करूंगा। अगर मैं 18 बोल रहा हूँ, मतलब इसका रिजल्ट आएगा लगभग 19 में। उसी तरीके से जैसे मैंने 19 का दिया था तो उसका रिजल्ट अभी 21 में आया है। तो सर उसमें जो मेरा पहला प्रीलिम्स था उसमें सर ऐसा था कि जो उस समय सीजीपीएससी एक ट्रांजिशन फेज में चल रहा था। एक साल बहुत ही कम कट ऑफ जा रहा था और एक साल ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा था कट ऑफ। तो इस टाइप का उस समय ट्रांजिशन चल रहा था। तो पहले प्रीलिम्स जो मैंने गलती करी थी वो बेसिकली ये थी कि मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में, कोचिंग्स के। तो उसके कारण क्या हुआ, जो ओवरऑल एग्जाम होता है, जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से किसका कौन से सब्जेक्ट का कौन सा वेटेज है और कौन सा इजी पोर्शन है, कहीं ना कहीं ये मुझे क्लियर नहीं था। और वही रीजन है कि बहुत सारे इजी क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने, और जो टफ थे वो तो बनने नहीं थे किसी से। तो इस कारण मुझे लगता है कि थोड़ा सा
19-20 हुआ था उस प्रीलिम्स में। साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगा कि सीजीपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर सेट होता है उसमें कुछ कुछ डाउट्स या फिर ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी इंग्लिश डबिंग में काफी ट्रांसलेशन में काफी दिक्कत होती है। तो मुझे याद है कि 2018 पीएससी में एक टेक्निकल टर्म्स था, हिंदी में लिखा था स्त्री पुरुष अनुपात, ओके, फीमेल मेल रेशियो, और इंग्लिश में उसकी डबिंग आई थी मेल फीमेल रेशियो। तो एकदम से इसका मीनिंग उल्टा हो गया था। और वही रीजन है कि उसके कारण मैं कहता हूँ कि मेरा प्रीलिम्स रुका था, क्योंकि उस समय कट ऑफ गया था 129 और मेरा लगभग आ रहे थे 126, और एक आता हुआ क्वेश्चन गलत होने पे आपको नुकसान होता है 2.66 नंबर का, क्योंकि 2 नंबर जो थे वो तो मिलते भी नहीं और 0.66 नेगेटिव और अलग चले जाता है। तो प्रीलिम्स जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं तो मैं उनको कुछ कुछ एडवाइस देना चाहूंगा कि आप कोचिंग्स के जो टेस्ट सीरीज है उन पे ज्यादा फोकस मत करिए। पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको अच्छे से एनालाइज करिए, करंट अफेयर्स पे फोकस करिए। जो इजी पोर्शंस है, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट हो गया, छत्तीसगढ़ जीएस हो गए, इंडियन ज्योग्राफी हो गए, और इनका एक रिपीटेटिव पैटर्न आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल इंडियन ज्योग्राफी में हर साल एक ऑल इंडिया ट्राइब से क्वेश्चन आता है, सेंसस से क्वेश्चन आता है, सीजीजीएस में आर्ट ट्राइब कल्चर के काफी हैवी क्वेश्चन होते हैं। तो जो ये रिपीटेड पैटर्न है उनको आप एकदम मास्टर कर लीजिए कि यहाँ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं आता होना चाहिए। और मुझे लगता है इस टाइप से आप कुछ स्ट्रीट स्मार्टनेस या एलिमिनेशंस करते जाएंगे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा, आपने देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बातें बोली कि आपको जो 5 ईयर लास्ट के जो पेपर्स हैं उनको आप देखिए, कुछ क्वेश्चन प्री में रिपीट होते हैं, उन रिपीट को आप बार बार करेंगे तो आपका काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि एक गलती करने के बाद ही आदमी सीखता है, लेकिन आप लोगों को सीखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि नील निधि जी ने आपको सिंपल स्ट्रेटजी बता दी है, उसको फॉलो कीजिए और प्री के बैरियर को ढा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये प्री की हम बात करें, थोड़ा हम मेंस की ओर चलते हैं, मुख्य परीक्षा की ओर, मेंस की ओर चलते हैं। मेंस में जैसे हम देखते हैं आपके 7 पेपर आपने किए, और अगर हम सारे टॉपिक लगाएं टोटल तो करीब 30 टॉपिक बैठ जाते हैं, सब टॉपिक को लगाएं तो। इन 30 के 30 टॉपिक की अगर हम बात करें, जो 7 पेपर की बात करें, इसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी रही? क्योंकि कोई ना कोई अभ्यर्थी के हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि कोई पोर्शन बहुत वीक होता है तो कोई बहुत स्ट्रांग होता है। उस सब को लेते हुए आप थोड़ा सा बताइए कि आपने क्या स्ट्रेटजी मेंस की रही? सर इसमें मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मेंस थोड़ा सा नेचुरली आता था मुझे एक नैक थी पहले से कि कैसे मैनेज करना है चीजें। तो मेरे जो 7 पेपर है वो काफी अच्छे लेवल पे थे। आप अभी भी देखेंगे तो मेरे जो मार्क्स आए हैं वो ऑलमोस्ट टॉप 5 टॉप 10 नंबर्स में ही है। मैं किसी भी पेपर में बहुत ज्यादा लैग नहीं किया हूँ, बल्कि जहां तक लीड हो सकता था मैंने ली है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 7 पेपर में मजबूत हो सकते हैं। कि सीजीपीएससी का जो सिलेबस है वो काफी सुपरफिशियल टाइप का है, और थोड़ा सा उसमें आप करंट अफेयर और स्मार्टनेस ऐड करेंगे तो आप बहुत अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस उस लिमिटेड स्पेस में प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि 7 पेपर मैनेज करना इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना समझ में आ गया था कि कुछ कुछ पेपर्स की अपनी लिमिटेशंस है। फॉर एग्जाम्पल पेपर 3 हिस्ट्री, पॉलिटी, पबएड और सीजी हिस्ट्री, इसमें आप 120 122 के पार नहीं जा सकते हैं। वहीं जैसे ऐसे साइंस का सब्जेक्ट है, लैंग्वेज का पेपर है, एसए का पेपर है, पेपर 6 का सब्जेक्ट है, मुझे लगता है यहाँ पर 130 140 के आसपास खेला जा सकता है। तो मेरा यही था स्ट्रेटेजी कि जहां पे मुझे एडवांटेज लेना है वहां पे जितना ज्यादा मैं स्कोर खींच सकता हूँ खींचूंगा, और जहां पे मुझे सरवाइव करना है, जहां पे पीछे नहीं होना है किसी से, तो उस वाले सब्जेक्ट्स को मैं थोड़ा स्मार्टली मैनेज करके चलते बनूंगा। तो 7 पेपर आपका स्ट्रांग हो सकता है एक लेवल पे। मेरे साथ तो यही हुआ। तो मैं यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए, कि जैसा सिलेबस सीजीपीएससी का सुपरफिशियल और जनरल क्वेश्चन इन लिमिटेड स्पेस आप मैनेज कर सकते हैं उस चीज को। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने बताया कि 7 पेपर को मैनेज कीजिए, जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको भी देखिए, जो वीक पोर्शन उसको भी देखिए, और उसको पूरे मैनेज कीजिए ताकि आपका पूरा मेंस अच्छे से निकल जाए। हम थोड़ा सा अगर हम बात करें कि आपके सोर्सेज क्या रहे, देखिए जैसे इंडिया का अगर हम बात करते हैं, पोर्शन की बात करते हैं, और छत्तीसगढ़ के पोर्शन की बात करते हैं, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को छत्तीसगढ़ का जो पूरा पढ़ना होता है उसके लिए काफी समस्या देखनी पड़ती है, काफी समस्या होती है। आपने वो चीज कैसे मैनेज की, पूरे सोर्सेज की हम बात करें तो? जी सर, मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश मीडियम वालों को नेचुरली थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, क्योंकि इसके बहुत सारे लॉजिकल पॉइंट्स हैं। मैं बताता हूँ कैसे एक इंग्लिश मीडियम वालों का एडवांटेज रहता है। ये लैंग्वेज पेपर में 50 मार्क्स डेडिकेटेड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और हिंदी का जो पोर्शन है उसमें भी एक अनुवाद का आता है, जिसमें आपको हिंदी से या फिर इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो हिंदी वालों के साथ ऐसा होता है कि उनकी पूरी स्टडी हिंदी में होती है, रोज बात आम बोलचाल की भाषा भी हिंदी है,
तो कहीं ना कहीं इंग्लिश से उनका टच नहीं होता है और उतनी टेक्निकलिटीज वो पकड़ नहीं पाते हैं ग्रामर में। बल्कि अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है जो छत्तीसगढ़ में रह रहा है, उसकी मीडियम स्कूलिंग इंग्लिश में है, लेकिन वो एक डेली न्यूज़पेपर हिंदी में फॉलो कर रहा है और लोगों से बातचीत कर रहा है हिंदी में, उसकी मातृभाषा हिंदी है, तो हमको ट्रांजिशन करने में बहुत ईजी होता है। तो नेचुरली ऐसा होता है कि जो सीजीजीएस का जो पोर्शन है वो मैंने पॉपुलर हिंदी सोर्सेज से ही फॉलो किया। जो हरिराम पटेल सर की जो पब्लिकेशन की बुक है मैंने वहीं से फॉलो करी और उसको मैंने डबिंग मार लिया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइन है कि कलिंगराज कलचुरी वंश का संस्थापक थे, तो इसको बहुत इजीली ट्रांसलेट करिए कि कलिंगराज वाज द फाउंडर ऑफ कलचुरी डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़। तो एकदम सिंपल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मैं हिंदी में रटता था और वहीं पे इम्प्रॉम्प्टू में वहां पे ट्रांसलेट कर लेता था, तो ये नेचुरली मेरे अंदर आ गया था ये। प्लस ओवर द इयर्स मैंने गूगल ट्रांसलेट इतना यूज किया, फॉर एग्जांपल जिला खलिज न्यास, तो इसको मैंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, तो ये सब टेक्निकलिटीज मैंने पकड़ ली थी। और प्लस सर ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बात करूंगा इंग्लिश मीडियम वालों से कि ये एक अच्छा एक्सक्यूज नहीं है कि इंग्लिश में सोर्सेज की कमी है, क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट छत्तीसगढ़ में आपको काम करना है तो आपको हिंदी में ही सारे पेपर वर्क हैंडल करना है, तो आपकी कमांड इंग्लिश हिंदी दोनों में ही इक्वल होनी चाहिए। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा इंग्लिश मीडियम वालों को कि सीजीजीएस का जो पोर्शन है वो आप हिंदी में फॉलो कर सकते हैं और उसको आप डबिंग कर लीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, और बाकी जो ऑल इंडिया के सोर्सेस है उसमें तो डोमिनेंस है ही है इंग्लिश वालों की, तो मुझे लगता है कि इससे स्मार्टली आप मैनेज किया जा सकता है। यानी कि देखिए इंडिया को वाकई में बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम के लिए। और आपने जो बारीक बात बताई कि इंग्लिश मीडियम वालों को लैंग्वेज के पेपर में काफी एडवांटेज, मतलब काफी एडवांटेज मिल जाता है, उन चीजों को मैनेज करेंगे तो बड़ा अच्छा आपका हो जाएगा। थोड़ा सा करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें कि इंडिया करंट अफेयर्स है या छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया? जी सर, इसमें एकदम सिंपल लॉजिकल स्टेप था मेरा। करंट अफेयर्स आपको ऐसा दिखाना है जो एग्जामिनर समझ पाए, बिल्कुल, जिससे एग्जामिनर रिलेट कर पाए, जो एग्जामिनर को पता हो कि हाँ ये बातें चल रही हैं। अब एग्जामिनर इज नॉट एन एस्पिरेंट, वो 21 से 30 साल का युवा नहीं है, वो 50 से 60 साल का कोई सीनियर प्रोफेसर है जिसका ओनली सोर्स ऑफ जो करंट अफेयर्स है वो एक डेली न्यूज़पेपर है, प्रोबेबली एक हिंदी डेली न्यूज़पेपर और 9 बजे की प्राइम टाइम न्यूज है, और बहुत ही रेयरली हुआ तो ऑफिस के कोई डिस्कशंस हो गए या व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाली कुछ खबरें हो गए जो कि उतने ऑथेंटिक नहीं है, बट प्रोफेसर्स आर अवेयर अबाउट इट। तो मैंने बोला कि अगर मैं इन्हीं सोर्स से टारगेट करूं करंट अफेयर्स तो बहुत चांसेस है दैट द प्रोफेसर्स विल रिलेट टू इट। तो मैंने छत्तीसगढ़ के लिए दैनिक भास्कर प्रेफर किया और ट्विटर का यूज करते हुए जो गवर्नमेंट के हैंडल्स है, डीपीआर छत्तीसगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन का हैंडल और सीएमओ छत्तीसगढ़ का हैंडल, इनको फॉलो किया। प्लस कंपटीशन कम्युनिटी का एक ऑनलाइन कंपाइलेशन आता है महीने भर का, ये छत्तीसगढ़ के लिए फॉलो किया। प्लस इंडिया के लिए मैंने दृष्टि का डेली जो ब्लॉग होता है करंट अफेयर्स का, उसको फॉलो किया, और कुछ स्टडी आईक्यू चैनल के कुछ वीडियोस मैं देखा करता था डेली बेसिस में। तो मैं ट्राई करता था कि एकदम स्पेसिफिक रेयर ऑफ द रेयर रिपोर्ट्स वगैरह मैं कोट ना करूं, जो फ्रंट पेज की न्यूज होते हैं दैनिक भास्कर के, उसी से अगर मेरा कुछ ऐसा फॉर्डर तैयार हो सकता है तो मैं उसको कोट करने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि जो एग्जामिनर है, जो कोई एक कैजुअल करंट अफेयर रीडर है, उतना स्पेसिफिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस एस्पिरेंट नहीं है, उसको वो रिलेट कर पाए उस चीज से कि हाँ ये बात तो मैंने सुनी थी करंट अफेयर में। तो मेरी यही सिंपल स्ट्रेटेजी थी कि फीड द काइंड ऑफ बेट दैट द फिश वांट्स। तो मैंने वही परोसा वहां पे जाके, जो कि वो अवेयर होगा वो प्रोफेसर उनसे। तो मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं वर्क किया। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अच्छा बोली आपने कि मैंने उनके दिमाग को सोचा कि वो क्या पढ़ते हैं, वो क्या स्टडी करते हैं, तो वही कंटेंट अगर मैं डालूंगा तो वो जल्दी वो क्या होंगे, मेरे आंसर कॉपी से रूबरू होंगे। क्योंकि कहा भी जाता है भी हम तो सामने नहीं होते, हमारी कॉपी हमारा आईना होती है, हमारा फेस हमारा सब कुछ हमारी कॉपी होती है। बड़ा अच्छा आपने, और सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी कि आपने एक अखबार पढ़ा, उसका फ्रंट पेज को आपने कॉपी किया, ये नहीं कि उसको पूरा 2 घंटे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा एक प्रश्न और यहाँ पर उठा जो मैं बात कर रहा था, जो न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, तो क्या उसके आप नोट्स वगैरह कुछ बनाते थे? आप बता रहे थे कि वैसे आपने प्राइम टाइम देखा, सही चीज आपने देखी, तो उनके आप नोट्स बनाते थे, कैसे करते थे, या सिर्फ पढ़ लिया काफी है? सर देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे कोई चीज तो साल भर में 365 दिन है, बिल्कुल रोज काम के अगर 6 करंट अफेयर भी आएंगे तो 365 इंटू 6 बहुत ज्यादा करंट अफेयर हो जाएंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको याद रहेगी वो चीज बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट। यूपीएससी में क्या होता है कि आपको कंपाइलेशंस मिल जाता है, आपको किसी ना किसी का पीटी 365 मेंस 365 मिल जाएगा, जिसमें वो टॉपिक वाइज अरेंज करके दे देगा उस टॉपिक को। छत्तीसगढ़ में अभी कमी है इस टाइप के रिसोर्सेज की, तो मुझे स्पेशली छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही स्मार्ट रिसोर्स खुद से बनाना पड़ा। तो मैंने सर गूगल डॉक्स की हेल्प ली
और उस डॉक में मैंने ऐसा कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, पेपर 1 2 3 4 5 6 7 7 पेपर है, इनके जो सब सेक्शन है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, हर पेपर में 3 सेक्शन होते हैं और इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उस टाइप का मैंने डिवाइड कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी है, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के अंदर एक टॉपिक आता है एग्रो फॉरेस्ट एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो जैसे कोई नया प्रोडक्ट आया, कोई वुमेन एसएचजी कोई नया प्रोडक्ट बना रही है, मान लीजिए जैसे बीच में आया कुछ कि सुकमा में एक अपना ऑर्गेनिक ब्रांड क्रिएट किया इमली चस्का करके, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ गया कि कैसे आप जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इमली, उसको आप यूज कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट इमली चस्का करके। तो उसमें मैंने लिख दिया ताकि मुझे अगर वो बोले कि एक्सप्लेन द वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़, तो उसके एक हेडिंग में मुझे डालते बने कि रिसेंटली सुकमा's इमली चस्का was launched by the state government। तो इस टाइप से अच्छा एक इम्पैक्ट आता है एग्जामिनर में। तो हर टॉपिक के जितने भी मेरे करंट अफेयर थे वो साल भर में कंपाइल्ड अप हो जाते थे, और अगर मेरा नेक्स्ट डे एग्जाम है और मैं देख रहा हूँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का, तो मुझे एक बार में एक ही जगह सारी चीजें मिल जाती थी, तो मुझे उधर घूमना नहीं पड़ता था। दैट सेव्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम, और एट द सेम टाइम ऐसा होता था कि मेरे से पॉइंट मिस नहीं होता था। तो यूजुअली ऐसा होता था कि मेरा जो आंसर्स होता था इट वाज फुल ऑफ नॉलेज, मतलब एक भी स्पेस वेस्ट नहीं करता था मैं, एंड दैट इज द रीजन कहीं ना कहीं मुझे एडवांटेज मिला मेंस एग्जामिनेशन। बड़ा अच्छा आपने बोला कि एक तो आपने कहा कि भाई यूपीएससी के लिए काफी आपको मिल जाता है, ये कहीं भी कंटेंट आपको पूरा मिल जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये प्रॉब्लम है। तो आपने उसको नोट डाउन किया और कहा भाई कोई भी 365 दिन की चीज याद नहीं रह सकता, तो उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लेंगे और टॉपिक वाइज बना लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे आपको रिवाइज करने में ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। ये बड़ा अच्छा आपकी स्ट्रेटजी थी। थोड़ा सा मैं इंटरव्यू के बारे में हल्का सा बात करना चाहूंगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपको तो मैंने एक दो जगह सुना जैसे कि भाई मेंस पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि वो इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं होता। नहीं जी जी। लेकिन इंटरव्यू में कुछ एक दो प्रश्न ऐसे रहते हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे भी आपने सिविल सर्विस को ही क्यों चुना, आप जी और भी जी तो बहुत सारे करियर को अडॉप्ट कर सकते थे। ये जी अक्सर एस्पिरेंट के सामने रहता है कि सर इसका उत्तर क्या दिया जाए, इसका रिप्लाई जी क्या जी। दिया जाए। तो एक तो ये प्रश्न मेरा, और क्या लगता है कि क्या कमी सुधारी की जाए, क्या बेटर किया जाए कि जो ये रहा तो दोबारा ना उस पर, इस टाइम कुछ बात मैं करना चाहूंगा। हालांकि अब तो आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मन चाहे और सब कुछ मिल गया लेकिन फिर भी ये जो फ्रेशर हैं या कई बार जो असफल हो रहे हैं, कई बार हैं कि भाई 730 रिजल्ट आया, 242, तो जो रह गए तो उनको अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे सब कुछ हो, तो उसका भी थोड़ा बताइए क्या आपको लगता है। सर इसकी भी जो तैयारी है मैंने मेंस के ही सेंस में करी थी, तो मुझे 2 पीडीएफ मिल गई थी, एक शायद दिल्ली आईएएस की थी और एक चंद्रा एकेडमी की थी। ये 2 पीडीएफ मेरे को मिल गई थी, इसमें इंटरव्यू के पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिए हुए थे कि इंटरव्यू में पास्ट ईयर क्वेश्चन क्या क्या है। तो यूजुअली जो आपका जो बायोडाटा या रिज्यूमे होता है या फिर जो डैफ होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें जो हॉबीज होती है वहां से आपको एक जेनरिक समझ में आ जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये रियलाइज हुआ अपने इंटरव्यू से कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे उस समय तालिबान का इशू काफी चल रहा था, इंटरनेशनल रिलेशन काफी चल रहे थे, नेशनल रिलेशन काफी चल रहे थे। मुझे तो रायपुर जिला के बारे में ही पूरा पूछा गया, तो मैं रायपुर में रह गया, नॉट इवन छत्तीसगढ़, लाइक रायपुर में ही रह गया मेरा मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू। तो मुझे वही लगता है कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। एंड इंटरव्यू थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है सर, क्योंकि अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम नंबर पे देखेंगे इस बार छत्तीसगढ़ पीएससी में, तो 50 से लेके 130 नंबर तक गए, तो बहुत ज्यादा 80 नंबर का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं तो लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि इंटरव्यू तो बहुत ज्यादा लक होता है, लेकिन जो स्किल पे बेस्ड है वो है मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन में ही आप ऐसा लीड ले लीजिए कि इंटरव्यू में अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो भी गया तब भी आपका सीट तो पक्की हो जाए। नहीं तो एडवाइस है सर। बड़ा अच्छा आपने बोला कि इंटरव्यू का पता नहीं होता किस डायरेक्शन में चल जाए, कि बोर्ड का पता नहीं किधर को मूड बने और किधर से घूमते करते हुए पता चल रायपुर में आपका, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आपको सिलेक्ट कर दिया। तैयार किया था मैंने पूरा कि भाई इंटरनेशनल, नेशनल और तालिबान भी आपने तैयार किया था, वहां से कोई प्रश्न नहीं आया। बिल्कुल सही बात है। और फोकस करना है मेंस पर, क्योंकि मेंस हमारे हाथ में है, इंटरव्यू हमारे हाथ में नहीं होता है, तो पूरा फोकस मेंस के ऊपर। बहुत अच्छी। तो मैं थोड़ा सा ये बात और भी करना चाहता हूँ, जैसे आपके 7 पेपर मेंस के थे पूरा, इनको हम लोग राइट डाउन जब करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का वर्ड का लिमिट होता है, अंक अपने अलग अलग होते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उनके लिए आपकी क्या स्पेशल स्ट्रेटजी रही कि अगर शॉर्ट आएगा, मान ली टॉपिक हम बात करें प्रेम्बल ही, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल की हम बात करें, तो प्रेम्बल पे अगर शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आता है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए कोई नोट्स बनाए थे आपने या कैसे इसको किया था आपने? ओके सर, एक्चुअली क्या था कि मेरे नोट्स नहीं थे। मेरे नोट्स को मैं अगर एकदम
बहुत ही स्पेसिफिकली बताऊं तो मैंने मॉडल आंसर प्रिपेयर करके रखे थे, 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स। तो सीजीपीएससी का जो फॉर्मेट है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4, 8, 10 और 15 मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सबसे यूनिक जो क्वेश्चन होता है वो 8 मार्क्स का होता है, क्योंकि वो बीच का क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसको आप थोड़ा सा इफ एंड द एल्स डायग्राम बना के इसको 15 मार्क्स से बना सकते हैं, और इसको कंसाइज करके आप 2 मार्क्स से बना सकते हैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख के। तो जो ब्यूटी होती है सीजीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में, दैट इज 8 मार्क्स के क्वेश्चन। तो अगर आपके पास हर टॉपिक के 8 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्क्रीट नोट्स तैयार हैं, तो दैट विल ट्रांसलेट इनटू वेरी गुड मेंस आंसर। तो मेरा यही था कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच था, तो चुपचाप मैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर कर लेता था, क्योंकि उससे ज्यादा पूछेगा नहीं, और लिमिटेशन है स्पेस की। मेंस एग्जामिनेशन में जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछ सकता है लेंथ का, दैट इज 17 लाइंस। और 17 लाइंस में अगर आपका कंटेंट कम है तो साइड में अगर आप कोई लॉजिकल डायग्राम बना देते हैं तो इट विल रिड्यूस टू अराउंड 12 लाइंस, और 12 लाइंस तो ऐसे गप्पेबाजी में निकल जाते हैं। तो उसमें ऐसा है कि आप सरवाइव कर जाएंगे अगर आपके पास कंटेंट कम भी है तो सीजीपीएससी में यू ऑलवेज हैव टू वर्क विद एक्सेस ऑफ कंटेंट। यूपीएससी में तो ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा लैक ऑफ कंटेंट में काम करना पड़ता है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह ज्यादा मैटर करता है, लेकिन सीजीपीएससी में यू आर ऑलवेज वर्किंग विद सरप्लस ऑफ कंटेंट। आपको काट पीट के उस लिमिटेड स्पेस में डालना पड़ता है। It doesn't matter if you know 4 pages or 400 pages, you have to write in those 15 lines. ओके, बहुत बढ़िया। तो बड़ा अच्छा आपने बोला कि सबसे बड़ी बात, आपका शॉर्ट तैयार नहीं करना है, लॉन्ग तैयार नहीं, 8 मार्क्स वाला तैयार कर लीजिए, तो उसको काट पीट के कम भी कर सकते हैं, और उसको हम बढ़ा के डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप, तमाम टेबल वगैरह बनाकर उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यही बात मैं कहना चाहूंगा कि मेंस में हमको फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, मैप है, मान लो कोई आईआर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है, तो वहां पर क्या इन चीजों का यूज करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल यूज करना चाहिए। मेरा ही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि देखिए, वंस अगेन एग्जामिनर के माइंड में जाते हैं, एग्जामिनर के पास 100 कॉपीज है दिन में चेक करने के लिए, ठीक है, और वो ऑलमोस्ट मोर और लेस एक ही कंटेंट दिखेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कंटेंट आप एकदम से कुछ अलग प्रोड्यूस कर सकते हैं बाकी लोगों से। अगर वो किसी पर्टिकुलर पहाड़ी के बारे में पूछ रहा है या हिल रेंज के बारे में पूछ रहा है, तो वही 4 फैक्ट लिखेंगे जो सबको पता है। बट व्हाट विल ऐड बोनस इज आप उसको मैप में अगर दिखा देंगे, तो अगर इंडिया के मैप में दिखा देंगे या फिर छत्तीसगढ़ के मैप में दिखा देंगे, तो एक एग्जामिनर की साइकी समझिए, उसकी साइकोलॉजी समझिए कि उसको 100 पेपर है चेक करने के लिए और वो एक ही आंसर चेक कर रहा है, ही नीड्स समथिंग डिफरेंट। तो ये ह्यूमन माइंड ऐसा होता ही है कि एक ग्राफिकल चीज वो जल्दी अब्सॉर्ब करता है कंपेयर टू लिटरल टेक्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्कीम लिखी है, कोई मनहूस सा पीडीएफ है ब्लैक एंड व्हाइट में, एकदम सरकारी फॉन्ट के साइज में एक मनहूस सा पीडीएफ है, आपको तकलीफ होगी इसको पढ़ने में। वहीं अगर पीआईबी उसका एक इन्फोग्राफिक निकालेगा जिसमें उसका क्रक्स दे देगा, और अगर प्राइम मिनिस्टर जी की फोटो है या फिर किसान है कुछ रिलेटेड है, तो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और इजी टू रीड होगा। तो मुझे वही लगता है कि इसको यूज करिए, जो एकदम बिहेवियरल साइंसेस है, कि एक ग्राफिकल आंसर हमेशा एक ज्यादा मार्क्स फेच करेगा एक लिटरल टेक्स्ट से। तो जहां तक हो सके अपने आंसर को काफी सिस्टमैटिक, काफी नीट, काफी डायग्राम, पाई चार्ट, मैप, लॉजिकल, कुछ अगर फ्लो डायग्राम है तो इन सबको इंक्लूड करके जहां जहां स्पाइस अप हो सकता है वहां पे करिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि पर्सनली मैं अपना मेंस का पेपर हमेशा 15-20 मिनट पहले कंप्लीट करता था। और ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा स्पीड है कि मैं पेन से ऐसा लिखने लगता हूँ कि भाई पन्ने में आग लग जा रही है, इस टाइप का कुछ सुपर स्किल नहीं है मेरे पास। इट जस्ट कि मैं बहुत ही एकदम सिली ट्रिक्स यूज करता था। फॉर एग्जांपल फॉन्ट बड़ा कर दिया, लिमिटेड स्पेस है, ऐसा नहीं यूपीएससी टाइप ब्लैंक पेपर तो नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। यहाँ पे लिमिटेड स्पेस, 4 लाइन है, कॉपी के 4 लाइन है, उसमें अगर आप अपने फॉन्ट बड़ा कर देंगे, स्पेस बढ़ा देंगे, तो आपको कम वर्ड्स लिखना पड़ेंगे। एंड कम वर्ड्स मतलब यू हैव सेव्ड योर टाइम। और उसमें भी अगर आप उसके अगर लाइन दी हुई है उसमें एक मैप बना रहे हैं साइड में, तो आपने और रिड्यूस कर लिया अपना स्पेस। तो ये एकदम ये ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है मेरे, कि हाउ आई रोट लेस एंड आई स्कोर्ड मोर। एक सिंपल सा हैक है, स्पेस कम कर दिया मैंने, मेरा पेपर भी खत्म हो गया 15 से 20 मिनट के पहले, और मार्क्स भी ज्यादा मिले। तो इट इज विन विन सिचुएशन फॉर मी एवरीवेयर। तो मैंने ऐसे कुछ सिली ट्रिक्स यूज करे, बट दे आर डैम इफेक्टिव। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि आपको सुनने में लग रहा होगा कि फोन बड़ा कर दीजिए, फोन छोटा कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, आपको बड़ा इजी सा लग रहा होगा सुनने में कि देख लीजिए कितने से टेक्निक्स थे। लेकिन आप ये सोचिए कि इनके माइंड को कैसे इन्होंने तैयार किया कि एग्जामिनर को मुझे प्रभावित करना है और कैसे मुझे पेपर को मैनेज करना है। तो ये बड़ी बात थी कि आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। यही स्ट्रेटजी बनाने के ना वेल प्लान हाउ डन।
तो रणनीति ने वही कार्य किया, एक अच्छा सा प्लान किया, एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयार की, और खास तौर से जो मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है, इन्होंने जो कॉपी चेकर हैं उनके माइंड को समझने का प्रयास किया कि वो क्या चाहते हैं मुझसे, वो उन्होंने करके दिखाया और मेंस में अच्छे मार्क्स उन्होंने लिए। अभी जब हम बात कर रहे थे कि आपने 8 मार्क्स वाले पे काम किया, लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे की, तो ऐसे के लिए तो काफी वर्ड लिमिट ज्यादा हो जाती है। वहां के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी थी कि मैं ऐसे आएगा तो ऐसे को कैसे लिखूंगा, इसके बारे में आपका क्या था? ये ऐसे की स्ट्रेटजी ना सर, मैं एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने आज भी क्रैक नहीं कर पाई है। अच्छा। मैं अभी भी मतलब कंफ्यूज्ड हूँ कि सीजीपीएससी का ऐसे कैसे क्रैक करते हैं। ठीक है, कन्वेंशनली अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो ऐसे की एक तहजीब होती है, आप पैराग्राफ्स में लिखते हैं, आप मल्टी डायमेंशनलिटी करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ पीएससी में अब ऐसे म्यूटेशंस हो रहे हैं विच आर वर्किंग, पीपल आर यूजिंग क्या सिली ट्रिक्स बट दे आर वर्किंग। फॉर एग्जांपल एसए में मैप डाल देना, एसए में फ्लो चार्ट डाल देना, एसए पॉइंट वाइज लिखना। मुझे तो पता नहीं, मेरे को मॉरली एक्सेप्ट ही नहीं होता है कि एसए पॉइंट में कैसे लिखा जा सकता है 1 2 3 4, लेकिन पीपल आर राइटिंग एंड इट इज इफेक्टिव एंड पीपल आर स्कोरिंग 140 प्लस। तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू एडवाइस, क्योंकि मुझे बहुत ही मतलब अबव एवरेज मार्क्स मिले 127, बट देयर आर पीपल हु हैव स्कोर्ड 140 142 148, स्पेशली रुचि शार्दुल रैंक 5, शी हैज स्कोर्ड वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि अगर रुचि शार्दुल का इंटरव्यू शायद आपने ले चुका है, तो अगर स्टूडेंट्स जो हैं उनको रिफर करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ऐसे के मामले। तो मुझे लगता है रुचि विल हैंडल दिस वन। जी बिल्कुल, यानी कि आपने बिल्कुल एक सिंपल तरीके से बड़ी ईमानदारी से बात को बोला कि मुझे समझ में नहीं आता है कैसे हुआ कैसे नहीं, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे की बात करें कि कुछ टॉपिक आपका पहले से डिजाइन था माइंड में कि अगर ऐसे आता है तो जैसे काफी एस्पिरेंट्स यही कर लेते हैं कि भाई मान लो ह्यूमन एनवायरनमेंट पर आता है, मान लो हमारा आता है टेररिज्म के ऊपर आ जाता है, या कोई और टॉपिक, तो ऐसे कुछ टॉपिक तो डिजाइन की थी या? जी 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 सर, देखिए इसमें फिर से मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन को डीपली एनालाइज किया। मेरा जितना भी अप्रोच रहा है सीजीपीएससी में, दैट हैज बीन वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरी सर्जिकल, कि मैं एकदम पिन पॉइंट ही कंसंट्रेटेड एफर्ट करता था। तो मुझे पता था कि छत्तीसगढ़ के एसएस में एक फ्लैगशिप स्कीम आ रही है, जैसे पिछले बार आई थी राजीव गांधी न्याय योजना आई थी, तो इस बार बहुत एक्सपेक्टेड था कि गोधन न्याय योजना आ जाएगा, या नरवा गरवा घोड़ाबाड़ी आई थी। तो एक फ्लैगशिप स्कीम पे तो आपको ऐसे लिखना ही है। तो अगर जो फ्लैगशिप स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा न्यूज में, उस पर आप एक ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए। तो वहां पे ऐसा हुआ कि आपका टाइम भी बच गया, आपने कंटेंट भी अच्छा डिलीवर कर दिया, और जो भी अननोन्स है उस दिन में जो मैनेज करने थे वो भी आप मैनेज करने के लिए स्कोप छोड़ देते हैं। दूसरा ये है कि छत्तीसगढ़ का जो दूसरा ऐसे आता है यूजुअली ट्राइब से रिलेटेड आता है, या कल्चर से रिलेटेड आता है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड आता है। तो ऑलमोस्ट जो छत्तीसगढ़ के जो ऐसे टॉपिक्स है वो ऑलमोस्ट आउट होते हैं पेपर के पहले ही, कि एक फ्लैश की स्कीम आएगी और एक जो यूजुअल ट्राइबल या इंडस्ट्रियलाइजेशन या इनसे रिलेटेड कुछ आ जाएगा। तो आप छत्तीसगढ़ के एसेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वही इंडिया के एसेस की बात करूं कि इंडिया के एसेस आर नॉट इजी टू प्रेडिक्ट इन सीजीपीएससी, आपको वहीं पे मैनेज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वंस अगेन कि वहां पे जो प्रैक्टिस करते हैं आप, और बेसिकली एक स्ट्रक्चर फॉलो कर दीजिए, कोई कोड दे दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो एसए की कोर डिमांड है उसको एड्रेस कर दीजिए, गवर्नमेंट उसके लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है वो बता दीजिए, उसके बाद आपके क्या क्रिएटिव सजेशंस है, सॉल्यूशंस है, वो आप डाल दीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यूजुअली लोग स्किप करते हैं उसको। आपके जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस है वो उसमें डालिए आप, और उसके बाद एक बहुत ही पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन देके आप एक ठीक ठाक क्वालिटी ऑफ ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आपके इतने नंबर आ जाए ऐसे में कि आपको बहुत ज्यादा ह्यूज डिसएडवांटेज ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे 127 आए एंड समवन एल्स गॉट 148, ठीक है, तो ये 20 नंबर का डिफरेंस है जो कि ठीक है, मैनेजेबल है। लेकिन अगर वहीं पे मेरे 107 आ जाते तो ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता। तो मुझे लगता है कि 40 नंबर का डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, जिसको जीएस में मतलब फेज आउट करना बहुत मुश्किल है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर नेचुरली जैसे ऐसे राइटिंग नहीं आती है आपको, जैसे मुझे नेचुरली ऐसे राइटिंग नहीं आती है, मैं टू द पॉइंट बात करने वाला जीएस वाला पर्सन हूँ, तो वही मुझे रियलाइज हुआ था कि मुझसे ऐसे नहीं हैंडल नहीं हो पाएगा उतने ब्यूटीफुली जितने बाकी लोग की लिटरेरी स्किल्स हैं। तो मैंने यही प्लान किया कि लेट मी जस्ट सर्वाइव इन दिस पेपर। जैसे हम लोग को स्टार्टिंग में बात हुई थी कि सातों पेपर, तो थोड़ा सा ऐसे वीक था मेरा, तो मैं था कितना अबाव एवरेज मार्क्स आ जाए बस, दैट्स इट, कंपटीशन में बने रहे। तो मैंने ऐसे मैनेज किया, तो आप भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा। देखिए कितना अच्छा से बताया उन्होंने, निधि जी ने कहा कि भाई आपका हर अभी एक्सपीरियंस का कोई ना कोई पोर्शन वीक होता है, कोई ना कोई पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग होता है। तो जैसे आप देखेंगे निधि जी का मार्क्स को देखेंगे तो आप देखेंगे पेपर नंबर जो 4 है उसमें 161 मार्क्स आपने लिए हैं। तो वही पेपर 7 में थोड़ा कम रहे, और पेपर आपने कहा कि भाई ऐसे के लिए मैं राइट पर्सन नहीं हूँ। तो मैं पेपर 4 पे हम लोग बात कर लेते हैं कि 161 आपने जो ऑब्टेन किए, तो आपने वीकनेस को तो कह दी कि राइट, तो उसके लिए बताइए, तो पेपर 4 के लिए हम कैसे, आप क्या सजेस्ट करेंगे पेपर 4 के लिए?
पेपर 4 के लिए सर एकदम सिंपल सा फंडा है मेरा कि जो पूछ रहा है वो बता दो। साइंस का पेपर है, फिलोसफी का पेपर है नहीं, ठीक है। जो पूछ रहा है स्टार्ट एड्रेसिंग इट फ्रॉम लाइन, फर्स्ट लाइन एंड लास्ट के फुल स्टॉप तक, उसी को आप जस्टिफाई करिए वो क्या पूछ रहा है। एकदम साइंस का पेपर है, मेरा साइंस भी बैकग्राउंड है, तो मुझे लगता है कि नेचुरली आता है वंस अगेन। तो वो जो पूछ रहा है वो मैं उसको एड्रेस कर देता था, एंड वो सीजी क्लास 10 बोर्ड की जो बुक होती है वहां से मैंने हैंडल कर लिया था। और अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस वाला जो पार्ट है, जो थोड़ा सा डायनामिक है, थोड़ा सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है जहाँ पे, तो मैं वहाँ पे मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा आप पॉइंट्स देंगे, फॉर जी एग्जाम्पल अगर वो पूछ रहा है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल। और आपको 15 लाइन दिया हुआ है, जी तो जी उसका आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करिए उस तरीके को। उसको ऐसा नहीं कि आपको बेयर बस आपको 15 पॉइंट्स देने हैं, ऐसा नहीं है। आप उसमें बहुत सारे उसको सब डिवीजन, सब कैटेगराइजेशन करके ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके बहुत ही अच्छा मल्टी डायमेंशनल आंसर आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल। तो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, इम्पैक्ट ऑफ प्लांट, इम्पैक्ट इकोनॉमिक हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, कुछ कुछ ऐसे करके आप उसमें बहुत सारे इम्पैक्ट्स दे सकते हैं। तो मुझे वही लग रहा है कि मल्टी डायमेंशनल आंसर, टू द पॉइंट आंसर, और थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्टनेस, स्पेशली अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस वाले पार्ट में, वहां पे आप थोड़ा सा जी मैनेज करेंगे तो वो हो जाएगा। और वंस अगेन जो मैंने ट्रिक बताई आपको, अगर आपके पास कंटेंट कम है, स्पेस बहुत ज्यादा है, कोई लॉजिकल ग्राफ बना दीजिए, फ्लो चार्ट बना लीजिए, एंड प्लीज प्रोड्यूस एन इल्यूजन एग्जामिनर को कि हाँ मुझे आता है, आप दो एक देख लो थोड़ा सा मुझे आता है। तो थोड़ा सा बिल्कुल। साइकी से खेलने की कोशिश करिए एग्जामिनर के, जी एंड जी थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां पे मैनेज किया जा सकता है वो चीज। बिल्कुल। मुझे बड़ा अच्छी बात आपकी लगी कि टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण करती है, मैं इंपॉर्टेंस रखती है अपना, कि अगर आप जी जी टेक्निक जी लगाते हैं, थोड़ा माइंड लगाते हैं, तो बहुत अच्छे से आप चीजों को अगर ना आते हुए भी आप उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको अच्छे से कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि भाई पेपर में अगर नहीं आता है तो फ्लो चार्ट वगैरह बना के उसको, जो आपने स्टार्टिंग में बोला, वही बात आप यहाँ पे दोबारा दोहरा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, कि आपको ये नहीं घबराना है कि मेरी मैथ्स वगैरह बैकग्राउंड नहीं है, साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो पेपर फोर्थ में अच्छा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप देखिए निधि जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं तो आप ऐसे अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तो वहां वीक था। तो कोई ना कोई एस्पिरेंट जो है कहीं ना कहीं वीक होता है, कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। हमको करना है जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग कर लेना, और ज्यादा जो वीक है उसको ठीक ठाक कर लेना, एवरेज कर लेना। यही स्ट्रेटजी निधि जी की रही। थोड़ा सा हम लोग और आगे चले, थोड़ा सा हल्का सा बात ही करें कि जो फ्रेशर हैं, जो भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं, हम्म उनके लिए आप क्या हम्म सजेशन देना चाहेंगे कि भाई मेरी ओर से ये उनके लिए एक सजेशन। जी 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 जी। जो फ्रेशर होता है ना सर, उसका ना सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका पहला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। वो उससे इतना ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होता है कि मुझे प्रीलिम्स निकालना है ये करके, कि वो दूर की चीजें ज्यादा नहीं देख पाता है। तो जो स्टार्ट कर रहा है ना, उसको मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज ओके टू फेल फर्स्ट प्रीलिम्स, क्योंकि वैसे भी आप मेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आप रैंक 1 नहीं आने वाला है आपका, मोस्ट प्रोबेबली। तो मेरा यही कहना है कि जो फर्स्ट टाइम जो प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज अपने आप को एटलीस्ट 9 से 10 महीने या फिर एक साल, 12 मंथ्स दीजिए, 12 से 14 मंथ्स एकदम बिल्कुल सीरियसली मेन से डेडिकेटेड प्रिपेयर करिए। पहला प्रीलिम्स नहीं होता है तो मत होने दीजिए। मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरा पहला जो सीरियस प्रीलिम्स था, वो ना निकलना वाज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी। और वही रीजन है कि मुझे अनडिस्टर्ब टाइम मिला मेंस पढ़ने का, क्योंकि मेरे पास ऑब्लिगेशन नहीं था किसी और बिल्कुल एग्जामिनेशन का। तो मैं एक बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो आई स्टडीड मेंस, और बिल्कुल बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ा। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स ना क्लियर होना इट इज अ अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज, बिल्कुल स्पेशली फर्स्ट टाइम वालों के लिए। तो मैं उनको यही कहूंगा कि अपनी पूरी एनर्जी मेंस में लगाइए। प्रीलिम्स लास्ट में आ जाएगा, एक बार आपका मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया ना, प्रीलिम्स आप 2 महीने में आप माइग्रेट कर जाओगे प्रीलिम्स वाले मोड में। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स। तो मुझे यही कहना है कि चुपचाप मेंस पे फोकस करिए, अनडिस्टर्ब्ड 8 से 10 महीने दीजिए, और आंसर राइटिंग स्टार्ट करते रहिए। यूपीएससी की तरह इसमें मल्टी डायमेंशनल आंसर्स नहीं होते हैं। आपने एक बार कुछ चैप्टर पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल कि आप चुपचाप अगले दिन से ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं आंसर राइटिंग का। तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग दैट। और जब आपका टाइम आएगा, प्रीलिम्स निकलेगा, तो मेक दैट फर्स्ट मेंस काउंट। मेरा पहला मेंस था याला, जी एंड भगवान की कृपा से एस हो गया, मतलब रैंक बिल्कुल अच्छी आ गई। तो मेरा यही कहना है कि प्रीलिम्स में उतना स्ट्रेस मत करिए, लेकिन जिस दिन वो एक मेंस लिखने का मौका मिलेगा, यू हम्म, हैव टू बी एट योर बेस्ट। उस दिन आप बिल्कुल एकदम अद्वितीय होना चाहिए, एकदम कोई कोई पराजित नहीं कर सकता उस दिन। तो आप इतना तैयार हो जाइए। तब तक प्रीलिम्स चलते रहेगा, किस्मत का खेल है, कभी बबल कुछ और भर जाता है, कभी जैसे मैंने बताया हिंदी इंग्लिश की डबिंग में फंस जाता है। और छत्तीसगढ़ पीएससी की जो स्पेशलिटी रही है क्वेश्चन डिलीट करने की, तो वो हो बिल्कुल सकता है आपके फेवर में ना जाए। तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन जिस दिन वो मेंस एग्जामिनेशन आएगा, द डे यू आर गोइंग टू राइट योर फर्स्ट मेंस, यू आर टेकिंग पोस्ट, सीधी बात।
इतनी प्रिपरेशन करिए। बिल्कुल। कहते भी ना कि मेंस का अगर प्रिपरेशन करेंगे तो प्री की काफी प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि काफी टॉपिक आपके पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस काफी सेम है, तो उसको करने से। और बड़ी अच्छी बात की ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है प्री को, मेंस अच्छे से कीजिए, जिससे मेंस आपका है तो एकदम अच्छे से लिखिए ताकि आपको अच्छी रैंक मिले। बहुत अच्छी आपकी स्ट्रेटजी रही। और हम लोग प्री पर ही बात करेंगे। प्री पे थोड़ा सा जब आपने बताया कि प्री को लेकर और फ्रेश के लिए आपने बड़ा सजेशन भी दिया। मैं तो एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, क्योंकि अक्सर एस्पिरेंट्स ये प्रश्न करते ही करते हैं कि सर 40-45% की हम बात करते हैं क्वेश्चन की, हम लोग कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 20-25% क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनमें हम डाइस ही रहते हैं, ए हो सकता है या बी हो सकता है। और जी थर्ड जी ऐसे जो लगता है कुछ क्वेश्चन ऐसे कि ये है ही नहीं, पता नहीं कहाँ से पूछे गए हैं। तो जी आपके क्या स्ट्रेटजी थी? जैसे आपने मेंस में बताया कि मेंस की आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई, तो फ्री को जी लेकर भी थोड़ा बताएंगे, क्योंकि ये बैरियर आपने फेस किया है, थोड़ा इस बारे में बताइए। जी 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 मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के बारे में बता सकता हूँ कि प्रीलिम्स में मैंने फेलियर फेस किया है। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी वाइज बताऊंगा कि मेरे मार्क्स कितने कितने आए और स्ट्रैटेजी में क्या क्या चेंज करने के बाद मार्क्स में कितना डिफरेंस आया। तो मैं आपको बिल्कुल। बताऊंगा कि कैसे कैसे मैं अडेप्ट करते गया सीजीपीएससी के प्रीलिम्स को लेकर। 2018 पीएससी कट ऑफ गया 130, मेरे आए 126, क्लियर नहीं हुआ। 2019 पीएससी कट ऑफ गया 140, मेरे आए नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग 157 158, क्लियर हो गया। 2020 का पीएससी इसका आया था, कट ऑफ गया लगभग 105 जहां तक हमारा एस्टिमेट है अभी, और इसमें भी मेरे 120 प्लस नंबर आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या ब्लंडर मैंने किए जिससे प्रीलिम्स पहले रुका, और उसके बाद क्या क्या मैंने इंप्रूवमेंट्स किए जिसके कारण 15-20 नंबर के लीड से प्रीलिम्स क्लियर होने लग गया। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है स्ट्रैटेजी का डायरेक्ट ट्रांसलेशन हुआ है मेरे मार्क्स में। जिस प्रीलिम्स में मैं रुका, जिसमें मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, उसमें मैंने कुछ कुछ गलतियां की थी जो मैं शेयर करना चाहूंगा व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। पहला ये कि मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया कोचिंग्स के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में। कोचिंग्स के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के साथ दिक्कत क्या होती है कि ये बैलेंस नहीं होता है। कभी कभी ये एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी इंडियन हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए, सीजी के कल्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए, इंडियन फिलोसफी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए, करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए। तो क्या हो जाता है कि एक जो नया एक्सपेरेंट होता है बिल्कुल उसको ये चीज समझ में नहीं आती कि एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्वेश्चंस का। बिल्कुल। कि सीजीपीएससी में कन्वेंशनली एक काफी अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन रहा है कि लगभग 50 क्वेश्चन सीजीजीएस से आएंगे और जो 50 क्वेश्चन है वो इंडिया जीएस से आएंगे। और इंडिया जीएस के भी 50 क्वेश्चन का अच्छे से डिवीजन हुआ है कि इंडियन हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन है, पॉलिटी से इतने आएंगे, इन्वायरमेंट से इतने आएंगे, साइंस से इतने आएंगे, फिलोसफी से इतने आएंगे। तो कहीं ना कहीं जब अब आप कोचिंग के मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करते हो तो ये जो वेटेज होता है ये कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। इसके कारण क्या होता है कि आपके फोकस एरियाज बहुत ब्लड रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता फोकस किस में करना है। क्योंकि सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, ऐसे कई रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं जो बहुत ही इजी और कम एफर्ट में आपको मार्क्स गारंटी करता है। बिल्कुल तो मेरे पहले अटेम्प्ट में यही हुआ था कि मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज में, जिसके कारण मुझे वेटेज पता नहीं था और मुझे पता नहीं था कहाँ कहाँ फोकस करना है। दूसरी गलती जो होती है सीजीपीएससी में वो ये होती है कि इंग्लिश और हिंदी इनके जो डबिंग होता है, ट्रांसलेशन होता है, उसमें ब्लंडर होता है। और वो ब्लंडर इतना सिग्निफिकेंट होता है कि क्वेश्चन के जो आंसर है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस बार आया हुआ था कि अरेंज द फॉलोइंग बायोस्फीयर स्पीयर्स, बायोस्फीयर्स अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। बिल्कुल। ठीक है, ये इंग्लिश का डबिंग था। और हिंदी में था कि निम्न बायो रिजर्व्स को उनके क्षेत्रों के क्रमानुसार जमाइए। इसमें बोल रहा है लेंथ इंग्लिश में, उसमें बोल रहा है एरिया। तो अब बताइए, ये एकदम टिपिकल हो गया चीजें। बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर इस बार एक और क्वेश्चन आया था 2020 में। उसमें आया था कि इंग्लिश में लिखा था कुछ इलेक्टेड, ठीक है, हिंदी में लिखा था मनोनीत, जिसका मतलब होता है नॉमिनेशन। इसी बिल्कुल। बेसिस में शायद वो क्वेश्चन डिलीट हो गया था। हम्म। तो मैं ये एडवाइस करूंगा, दूसरा ये कि आपको दोनों वर्जन ऑफ क्वेश्चंस देखना है। अगर छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है और आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आप छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस हिंदी से ही सॉल्व करेंगे। ये एकदम थंब रूल है, मतलब ये तो एकदम लक्ष्मण रेखा है कि अगर बहुत छत्तीसगढ़ के अच्छा। क्वेश्चंस आए हैं, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस आए हैं तो आप हिंदी वाले पोर्शन से ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप इंग्लिश वाला पोर्शन नहीं पढ़ रहे हैं उसका। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो ये डबिंग मिस्टेक है ये आपको कॉस्ट करेगी एक आध दो क्वेश्चन, और 2 मार्क्स तो जो मिलने वाले तो मिलेंगे नहीं, 0.66 अलग हट जाएगा, तो 2.66 नंबर का नुकसान है। और इस कारण 2.66 बहुत ज्यादा मैटर करता है। जहां प्रीलिम्स आधे आधे नंबर से रुक रहा है लोगों का, 2.66 तो मतलब बहुत बड़ी लग्जरी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। तो दूसरा तो ये हो गया कि ये डबिंग वाला। तीसरा ये है कि आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन
स्पेशली अगर आप बिगनर हैं तो इट इज इक्वल फॉर एवरीवन। हो सकता है स्टैटिक पोर्शन पे महानुभाव हो जो पिछले 5 साल से 10 किताबें पढ़ रट रखे हो, लेकिन उनको वही करंट अफेयर पढ़ना है लास्ट के 7-8 महीनों का जो आपके लिए है, और आप दोनों वहां पे लेवल प्लेइंग ग्राउंड में, और वहां पे अगर आप किसी को एडवांटेज दे रहे हैं तो मतलब आप ब्लंडर कर रहे हैं। तो सर यही है कि पहला तो मैंने जैसे बताया कि आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है, कोचिंग के टेस्ट पेपर से ज्यादा ऑब्सेस नहीं होना है। दूसरा ये है कि आपको दोनों हिंदी इंग्लिश वर्जन पढ़ने हैं हर क्वेश्चन के। और तीसरा आपका ये है कि तीसरा जो मैंने बताया, मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने, हाँ तो वो है, ठीक है। अब सर दूसरा, अब जो मेरे जब मार्क्स उठने लग गए तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने कैसे उठाया। तो सर सिंपल सी बात थी, मैंने नोटिस कर लिया कि क्या क्या पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन ज्योग्राफी से बार बार एक ऑल इंडिया ट्राइब का लोकेशन पूछ रहा है कि द फॉलोइंग ट्राइब रिसाइड्स इन विच स्टेट, इनमें से कौन सी जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये रिपीट हो रहा है पिछले 3 साल से तो किसी ना किसी पॉपुलर सोर्स में वो एक कॉलम या एक चार्ट बना होगा जहां पे हर स्टेट के जो पॉपुलर ट्राइब है वो आपको पता होगा। तो सर अगर आपको पता है ये फिक्स 2 नंबर है तो आप एक पेज अच्छे से देखेंगे उसको 2-3 बार तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा। अगर आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट भी नहीं कर पाएंगे ना सर तो आप एलिमिनेट कर जाएंगे ऑप्शन कि हाँ भाई ये तो छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती है वाली, तो छत्तीसगढ़ को काटो। अब छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रही तो हो सकता है एमपी में नहीं मिल रही उसको काटो। और अगर उसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है तो हो सकता है कि अब रीजन भी गेस कर जाए कि कहाँ पे है। तो मेरा यही था कि जो फिक्स क्वेश्चन है उसको मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। फॉर एग्जांपल एक साल पूछा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो इससे समझ में आ गया कि एक ऑल इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। बिल्कुल। अगले साल आया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर साइंस, तो आपको पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है आपको, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न दिख रहा है। तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट के कोई ना कोई पीडीएफ मिल जाएगी ना, कोई ना कोई यूट्यूब में वीडियो डाल के रखा होगा ना इंपॉर्टेंट इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, तो आप उसको रट लीजिए। एक एक पन्ने में आपको 2-2 नंबर मिल रहा है, और वही 2 नंबर अगर आप इंडियन हिस्ट्री में बढ़ाने जाएंगे सर तो मुझे लगता है कि उम्र निकल जाएगी, 1.5-2 साल निकल जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है 2 नंबर वहां पे बढ़ाना। तो ये जब चीख चीख चिल्ला चिल्ला के पैटर्न आपको बता रहा है कि मुझे पढ़िए मुझे पढ़िए मुझे पढ़िए, तो उनको पढ़िए। ये हो गया। अब जो 2020 का जो पीएससी आया था इसमें मैंने सीखा अडेप्टेबिलिटी। हर प्रीलिम्स का देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी में एक ना कन्वेंशन बन गया जो कि बहुत ही सिली है, पता नहीं क्यों बना है, कि भैया हमको तो नेट 60 क्वेश्चन नेट 70 क्वेश्चन करेक्ट करना है। ये कोई पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हर मैच में आप 300 स्कोर करेंगे तो यू आर गोइंग टू विन, 300 रन स्कोर करेंगे क्रिकेट मैच में। वो पिच के ऊपर डिपेंड करता है कितने रन बन रहे हैं, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कितने नंबर मिल रहे हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बॉलिंग कैसे डाल रहे हैं सेकंड इनिंग में, ठीक है, कि अगर आप लो स्कोर भी आप डिफेंड कर जाते हैं। तो यही कंडीशन था। इस बार पिच बड़ी खतरनाक थी 2020 पीएससी की। जो इंडिया का जो छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन था वो तो ठीक था, लेकिन इंडिया का जो पोर्शन था वहां पे क्वेश्चन हिल नहीं रहे थे किसी से। तो हमको समझ में आ गया था कि ये लो स्कोरिंग मैच है। पिछले 2 साल से बहुत लंबे लंबे कट ऑफ जा रहे थे, 130 2018 का, 140 2019 का, इस बार क्या 105। ओके। तो पिच पे डिपेंड करती है कि आप कैसे बैटिंग करने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं। अब मैंने देख लिया कि भैया देखो ऐसा है कि क्वेश्चन पेपर आ गया टफ, तो अब मेरी स्ट्रेटेजी तुरंत अडेप्ट कर गया मैं कि छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है इजी पोर्शन है, यहाँ पे ब्लंडर नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे ब्लंडर नहीं करना है। तो इतना बात समझ में आ गई, ये इजी क्वेश्चन है, ये तो बनाना है अपने को। बिल्कुल। तो अगर मैंने नेट 42-43 क्वेश्चन भी बना लिए तो वहां पे मेरे 86 से 88 नंबर पक्के हो गए। अब कट ऑफ लगभग जा रहा है 105, लेकिन एग्जाम देते टाइम मुझे पता नहीं कि 105 जाने वाला है, लेकिन मैंने 88 नंबर अपने सिक्योर कर लिए, ठीक है। अब जो स्ट्रगल है वो आने वाले 30-40 नंबरों का है, जितना हो सकता है। तो अब इंडिया जीएस में हाथ डाला हमने, तो इंडिया जीएस हिल नहीं रहा है किसी चीज पर, है ना, आए बाय क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें क्या मैंने यूज किया, इसमें सबसे पहले तो आप ऐसे क्वेश्चन को काटेंगे जो बिल्कुल नहीं बन रहे वाले आपसे। फॉर एग्जाम्पल ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे इस बार कुछ स्टेटमेंट आ गया था, ये पर्टिकुलर पार्टी वाज फाउंडेड इन दिस ईयर, और उस पार्टी का कोई नाम मैंने सुना ही नहीं कभी इंडियन हिस्ट्री, मतलब मेरे नॉन लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से। हो सकता है ऑल इंडिया लेवल वालों को ऐसा लगेगा कि मुझे कैसा नहीं पता, लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से पार्टी का नाम मैंने नहीं सुना था। और उसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे कि दिस पर्टिकुलर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1942, ठीक है, और उसके बारे में दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि इनके फाउंडिंग लीडर्स ये थे। अब यूपीएससी पैटर्न में था 1 करेक्ट 2 करेक्ट बोथ करेक्ट नन करेक्ट। तो अब इसमें हाथ पर कैसे डालूं मैं, जब मुझे ईयर वाला है तो इसको क्वेश्चन को छोड़ने वाला है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था, अरेंज द फॉलोइंग पाइपलाइंस अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, तो इसमें मेरे को पता था, नॉर्मल जो पता होता है कि एचबीजे पाइपलाइन सबसे लंबी है,
इतनी बात तो पता है। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो मैंने देख लिया कि भाई सबसे पहले देखो कि HBJ पाइपलाइन सबसे लंबी किस में दिखा रही है, तो 2 ऑप्शन में दिखा रहे थे, और सिर्फ 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए मैंने। अब इन 2 ऑप्शन में जान अटकी हुई है कि इनमें से किनको टिक करें। तो भाई 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए ना, तब जय माता दी बोल के जिसमें भी लगा दो, किस्मत होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है, ठीक है। सिमिलरली उसका आया वो जो बायोस्फीयर रिजर्व बताया मैंने, ठीक है, तो उसमें सीधी सी बात थी कि आप गल्फ ऑफ मन्नार लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है अकॉर्डिंग एरिया के हिसाब से देखेंगे उसको, ठीक है, तो उसमें भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसमें भी जय माता दी ट्रिक कर दी हमने। तो भले ही मैं भी जैसे कूल साउंड कर रहा हूँ जय माता दी, लेकिन दोनों मेरे गलत हो गए एलिमिनेट करने के बाद भी। तो एटलीस्ट भाई मेरे ऑड्स तो इंक्रीज हुए कम से कम एलिमिनेशन टेक्निक की। वैसे एक क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट आया था कि 2 सिस्मोग्राफिक इवेंट के ग्राफ सेम बन सकते हैं। तो देखिए कोई भी 2 फिजिकल इवेंट्स के ग्राफ एग्जैक्टली सेम नहीं बन सकते हैं। अगर यूसेन बोल्ट 2 रेस दौड़ रहा है तो एग्जैक्टली सेम स्पीड से नहीं दौड़ सकता, वो जितना भी ट्राई कर ले। ही इज ह्यूमन, ही इज नॉट मशीन, ठीक है। तो इवन मशीन कांट रन इन द सेम इंटेंसिटी 2 बार। तो मुझे वही लगा कि यार स्टेटमेंट तो गलत है, तो वाले स्टेटमेंट में गलत माना, 3 ऑप्शन कट गए, 1 ऑप्शन बचा और वो सही हो गया। तो आपको अडेप्ट करना है कि जब ना नॉलेज काम ना आए तभी तिकड़मबाजी काम आनी चाहिए, कि भैया आपने एलिमिनेट कर लिया, कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, कि लॉजिक से एलिमिनेट कर लिया और बना लिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं अडेप्ट कर गया था, तो फिर वंस अगेन 15-20 नंबर के ऊपर से ही कट ऑफ निकल गया। तो यही था, पहले मैंने सीखा कि किसी चीज में फोकस करना है, दूसरे में मैंने सीखा कि जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है उनको मास्टर करना है, वहां से प्रिपेयर होना चाहिए। तीसरे में मैंने सीखा कि जब अनएक्सपेक्टेड चीजें आती हैं तो कुछ भी साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के वहां पे नंबर खींचना है। तो सर मेरा ये प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस है 3 बार का, तो मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स इनको भी अपनाएं। देखिए बड़ा सुंदर बताया। और सबसे बड़ी बात मुझे महसूस हुआ, जो मैंने देखा कि टेक्निक बहुत मैटर करती है, और आप किस प्रकार से अपने स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, आप पैटर्न को फॉलो करते हैं, पुराने ढर्रे से नहीं, कुछ अलग सा स्ट्रेटजी बनाई। जैसे पैटर्न देखा नीरज जी ने कि पैटर्न कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा कि जहां हमको एक पढ़ने से 2 मार्क्स मिल जा रहे हैं तो हम क्यों फालतू किताबों पढ़ने में लगे पड़े हैं। तो इसी को थोड़ा फोकस कीजिए, और तिकड़मबाजी जैसे वर्ड दिया, तो मैं तो कहूंगा कि देखिए कई बार जब दिख रहा है कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर लगाइए अपना पूरा जितना लगा सकते हैं, भाई कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो अब ये तो सरेंडर कर आएंगे, तब लड़ना है, चुनौती है उसको स्वीकार करना है। तो नीरज जी ने वही कार्य किया। तो बड़ा अच्छा आपका प्री का एक्सपीरियंस, बड़ा मुझे तो बहुत डेप्थ से आपने बताया, बहुत अच्छे बताया, काफी एक्सपीरियंस से सीखने का जरूर मिलेगा। पूरी परीक्षा की अगर हम बात करें, प्री मेंस इंटरव्यू की बात करें, चैलेंज हम बात कर चुके थे, आपको सबसे इजी क्या लगा? कि ऐसा आपने कहा मेंस मुझे इजी लगा, जहाँ टफ नहीं लगा, लेकिन फिर अगर मेंस में बात करें तो आपको सबसे इजी क्या लगा? क्या यार बहुत स्मूथ है, हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आप कॉन्फिडेंस आ सकता है? ऐसा कॉन्फिडेंस तो मतलब ऐसा कुछ आया नहीं, लेकिन मुझे ना एक इतना कॉन्फिडेंस था कि वो कुछ भी उस दिन आता ना सर पेपर में, मैं लिख के आता उसको। मतलब ये तो इतना कॉन्फिडेंस था मेरे को, क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिस कर चुका था, इतने मॉक टेस्ट में देख चुका था मेंस का, कि मुझे आइडिया था कि जो टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे लिखना है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं या जो थोड़े से इनडायरेक्ट या फिर ऐसे डाइसी क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो मैं पन्ने तो भर के आ रहा हूँ। तो ये था कि मतलब कुछ कुछ पोर्शन थी, आई वाज रेडी फॉर एवरीथिंग मेंस के पेपर के दिन, कि आज कुछ भी हो जाएगा मैं मैनेज कर लूंगा। तो सर यही माइंडसेट के साथ में गया था, बाकी तो ऐसा कुछ इजी लगने वाला था नहीं, बस ये था कि माइंडसेट स्ट्रांग था अपना मेंस का। बिल्कुल, देखिए वो बड़े आगे इजी लग रहा कुछ नहीं था, चुनौती थी उसको स्वीकार, लेकिन माइंड सेट था कि मेरे को करना है और छोड़ूंगा कुछ नहीं, सब कुछ कर रहा है, तो तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। एक लाइन चलती है ना काफी, कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तो तक छोड़ूंगा नहीं। उसी को उन्होंने माइंड सेट बना के गए थे और करके कमाल करके आया। नीनू जी, एक लास्ट प्रश्न मैं लेना चाहूंगा आपसे, क्योंकि काफी समय मैंने आपका ले लिया और आपने तो समय दिया भी बड़े, और बहुत अच्छे से आपने पूरा एकदम एक्सप्लेन किया फ्री को, मीन्स को, सब चीजों को। जो एस्पिरेंट्स लगातार प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपने फ्रेशर के लिए तो बताया कि कैसे स्टार्ट करना है, और जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ कमियां रह रही हैं, कुछ बातें रह रही हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए सर, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है और आपका मेंस तैयार है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रीलिम्स की तरफ डाइवर्ट हो जाइए, और जो जो ट्रिक्स मैंने शेयर करे हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करिए। और मुझे लगता है कि जो टेस्ट सीरीज होते हैं स्पेशली मेंस के जो टेस्ट सीरीज होते हैं उन पे फोकस करिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज को लेके मेरा सिंपल सी फिलॉसफी है, इफ यू आर टॉपिंग द मॉक टेस्ट, इट डज नॉट नेसेसरली मीन यू आर टॉपिंग CGPSC।
But if you are not topping mock tests, it definitely means that you are not going to top CGPSC. ठीक है, तो ये अजीब सा पैराडॉक्स है। तो मैं लोगों को यही कहूंगा कि अगर आपका प्रीलिम्स कमजोर है तो पास्ट ईयर क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, लेकिन अगर आपके मेंस में नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि औरों का जो आंसर की क्वालिटी है वो रिलेटिवली आपसे अच्छी है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाइए किसी अच्छे टेस्ट सीरीज में और उसको अटेम्प्ट करिए और मेक श्योर कि वो जो मॉक टेस्ट सीरीज वाला है वो टॉप 3 जो स्कोर कर रहे हैं उस टेस्ट में, उनके जो क्वेश्चन आंसर शीट्स हैं उनको रिलीज कर रहा है, ताकि आप कंपेयर कर पाए कि आपके और उनके आंसर्स के लेवल में कितना डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 5-6 साल यू आर इनटू द प्रिपरेशन, तो नॉलेज का तो कोई इशू नहीं है, कहीं ना कहीं वो स्मार्टनेस, स्ट्रैटेजी और एक्सिक्यूशन का इशू है। तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे और रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करेंगे दूसरों से, एंड ट्राई टू टॉप द मॉक टेस्ट, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, ट्राई टू टॉप इट। बट उसको ऐसा पैरामीटर लेके मत चलिए कि मेरा तो होने ही वाला है, क्योंकि मॉक टेस्ट टॉप करने के बाद बहुत हवा बना देंगे लोग कि भाई तुम्हारा तो हो ही रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे टाइम पे फेलियर फेस किया है जब बहुत हल्ला था, और ऐसे टाइम पे सक्सेस मिली है जब सब कुछ शांत हो गया था। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप यू आर 3 to 5 years into the preparation, तो नॉलेज का उतना गेम नहीं है आपके साथ, जहां तक स्ट्रैटेजी थोड़ी सी करिए और थोड़ा सा ट्विस्ट करिए। फॉर एग्जांपल अनुदीप सर जो 2017 यूपीएससी टॉपर है, उनका बहुत ही सिंपल कोड था। तो उनका यही कहना था कि मैं बहुत साल से ट्राई कर रहा था, आई वाज डूइंग द सेम थिंग, लेकिन वो एक सर्किट टाइप का था, तो उसको मैंने थोड़ा बहुत एडजस्ट किया एंड इट लिट। तो बस वैसे ही है, आपका सर्किट है, आपका बना हुआ है, बस थोड़े से और एडजस्टमेंट करिए, इट विल ग्लो। तो बस यही एडवाइस है मेरी। तो देखिए क्या ना, बड़ा अच्छा बोला कि नॉलेज की कमी नहीं है, आपकी तैयारी काफी है, बस थोड़ा सा आपको उसमें ठीक कर लेना है और आप कर जाएंगे। जैसे निधि जी ने खुद अपने आपको किया, एक स्ट्रेटजी चेंज की, पहले फेलियर से अगले फेलियर को ठीक ना हो, मतलब दिक्कत ना हो, सक्सेस मिल जाए, उसके लिए उन्होंने काम किया, वही मैसेज है। और अंतिम में बस एक लास्ट में और आ रहा है क्वेश्चन में बस में है, एक बार सोर्सेज पूछ लीजिए कि आपके मेन सोर्सेज क्या क्या रहे, टेक्स्ट बुक क्या आपने फॉलो किया, एक बार हल्का सा पूरा प्री मेंस के लिए कि आपके सोर्सेज क्या रहे थे मेनली। जी, सोर्सेज में तो सब पॉपुलर सोर्सेज जो मार्केट में है, मैंने वही फॉलो करें, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। बस इंग्लिश मीडियम में मैं यही कहूंगा कि फिलॉसफी, पबैड और सोशियोलॉजी के जो मटेरियल है, जो कि अक्सर तकलीफ होती है इंग्लिश मीडियम वालों को, तो एक डेस्टिनी पब्लिकेशन की मोर और लेस मुझे लगा कि गुड इनफ थी, है ना। तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिए तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि डेस्टिनी पब्लिकेशन की जो मटेरियल है, मुझे टू द पॉइंट और थोड़ी सी क्रिस्प लगी वो कंपैरेटिवली अदर मटेरियल्स की। तो मैं कह सकता हूँ कि इन तीनों सब्जेक्ट के लिए वो प्रिफर कर सकते हैं अलग सोर्सेस। बड़ा अच्छा है कि आपने सोच कहा कि जो मार्केट में उसी को आप लीजिए, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़िए तो आपकी बात बन जाएगी। और कोई अंतिम मैसेज सभी एस्पिरेंट्स के लिए, और खास तौर से छत्तीसगढ़ में जो आपने शुरुआत में जोहार बोल के आपने कहा, तो कुछ कहना चाहें सभी के लिए कि कुछ खास बात, जो चाहे फ्रेशर हो या पहले से तैयारी करो, सभी के लिए कुछ आप कहना चाहें? जी, कंसिस्टेंसी का ही गेम है जो है। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ पीएससी में। तो रोज 6 से 7 घंटे पढ़ने की कोशिश करिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि मैंने काफी कंफर्टेबली मैनेज करी थी सब चीजों को, ये लाइफ इवेंट्स, पर्सनल लाइफ और एकेडमिक्स काफी अच्छे से मैनेज करी हुई थी मैंने, तो मुझे तो ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। तो उतना सीरियसली मत लीजिए चीजों को, थोड़ा सा टेक अ ब्रेक, रिलैक्स, ब्रीद, है ना। इतना रश नहीं है चीजों का, टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड कीप डूइंग। शुरू में ओवरवेलमिंग होता है, फेलियर बहुत ओवरवेलमिंग होती है, जो सिलेबस होता है बहुत ओवरवेलमिंग होता है, कंपटीशन होता है बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाता है टाइम्स, लेकिन आपका जो कंपटीशन है अल्टीमेटली आप खुद से ही है। तो अगर आप खुद को बीट कर पा रहे हैं हर दिन, इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि अपना लेवल बढ़ाते रहिए, जो पिछले दिन के आप खुद हैं उनको बीट करिए अगले दिन, और इवेंचुअली यू विल सक्सीड। डायलॉग मंच को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करेंगे कि आप भविष्य में भी कुछ समय निकालेंगे डायलॉग मंच के लिए, ताकि जो सब एस्पिरेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं उनको काफी कुछ आप सीखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी सर, जय हिंद।